ड्रामा की स्टार्टिंग में हम सूजी को देखते हैं जो हमारी फीमेल लीड है। अभी उसके मॉम डैड उसे इस बात पर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर वो अपने फियांसी फैंग के साथ ऐसे कैसे ब्रेकअप कर सकती है। वो लोग उसे कहते हैं कि फैंग की फैमिली के साथ उनकी बिजनेस डील हो रही है और अगर वो ये शादी तोड़ेगी तो उनकी बिजनेस कैंसिल हो जाएगी, इसलिए वो ये शादी नहीं तोड़ सकती, उसे शादी करनी ही पड़ेगी। सूजी मना कर देती है कि मैंने कभी शादी के लिए हाँ नहीं बोली थी। तो सूजी का बड़ा भाई हान भी उसे चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारा इस शादी को तोड़ने का क्या मतलब है, कि क्या तुम शी फैमिली में शादी करना चाहती हो और अपनी सिस्टर शाओ की फियांसी को छीनना चाह रही हो। सूजी की मॉम कहती है कि भूलो मत कि तुमने खुद ही अपने सिस्टर शाओ को अपने बदले में शी फैमिली में शादी करने के लिए हाँ बोली थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब सूजी पहली बार अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए आई हुई थी। तभी उसे पता लगा था कि उसकी एक फेक सिस्टर है जिसको उसकी फैमिली ने अडॉप्ट करे हुए। वो सूजी की मॉम से कहने लगती है कि अब आप लोग की सगी बेटी आ गई है तो क्या अब मुझे इस घर से निकलना होगा। तो सूजी की मॉम कह देती है कि वो वापस आ गई है तो क्या हुआ, हमारे दिल में तुम्हारी जगह हमेशा रहेगी और तुम हमारे साथ ही रहने वाली हो। तो फिर शाओ पूछती है कि मॉम फिर जो शी फैमिली में सूजी की शादी तय है उसका क्या। तो फिर सूजी की मॉम कह देती है कि अब शी फैमिली में सूजी की नहीं बल्कि तुम्हारी शादी होगी। और वो सूजी को समझा देती है कि अपनी सिस्टर के लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो ना। अब यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शाओ सूजी की मॉम के सामने एक्टिंग कर रही होती है कि इस रिचेस्ट फैमिली में अगर ये शादी करना चाहती है तो मैं करने देती हूँ, आखिर ये मेरी सिस्टर है। तो फिर मॉम मना कर देती है कि सिर्फ तुम ही इतनी बड़ी फैमिली में शादी करने लायक हो, ये सूजी नहीं। तो सूजी अपनी मॉम की ऐसी बातें सुनकर स्माइल करने लगती है। तभी उसके डैड उसे चिल्लाते हैं कि तुम ये कैसे बिहेव कर रही हो, अगर तुम्हें हमारी बात नहीं माननी है ना तो अभी इस घर से निकल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। तो सूजी कहती है कि ठीक है, वैसे भी आप लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मैं आप लोग की विश ही पूरी कर देती हूँ, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और दोबारा कभी नहीं आऊंगी। ऐसा बोलकर सूजी यहाँ से जाने लगती है और वो डिसाइड कर लेती है कि ये फैमिली मुझे डिजर्व भी नहीं करती है और अब जो मेरी चीज़ है मैं उसे वापस लेके रहूंगी। मेरे ग्रैंडपा ने जिस लड़के को मेरे लिए चुना था अब मैं उसी से शादी करूंगी। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपने घर से निकलने के बाद सीधा एक कार में आके बैठती है जो कि कोई और नहीं हमारे मेल लीड की कार है और इसका नाम शियन है, वही शी ग्रुप कंपनी का सीईओ है। सूजी उसे कहने लगती है कि क्या तुम अपनी फियांसी चेंज करना चाहोगे। तो शियन तो तुरंत ही मान जाता है। फिर हमें इसी के साथ ही फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी जब अपने फियांसी फैंग से मिलने के लिए गई होती है तभी वो बाहर से ही उसकी बातें सुनने लगती है जो उसके बारे में ही बुराई कर रहा होता है और उसका मजाक उड़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि वो बस फैमिली की रियल डॉटर है, सिर्फ इसी वजह से मैं उससे शादी कर रहा हूँ और वो गुड लुकिंग है इसलिए थोड़ा उसका यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो उस जैसी लड़की को देखूँ तक ना। फिर यहाँ पर सूजी ये सब सुन लेती है और वो जैसी अंदर आती है तो फैंग उसे कहता है कि तुम इन सारी लड़कियों से जेलस मत हो ना, ये तो बस मेरी सिस्टर जैसी है। सूजी कहती है कि मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ। तभी उसके हाथ में ब्रेसलेट देखकर फैंग कहता है कि ये ब्रेसलेट तुमने मेरे लिए बनाई होगी ना, तो चलो जल्दी से मुझे पहना दो। वैसे तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन तुमने इतनी मेहनत से मेरे लिए बनाई हो तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। पर तभी इतने में सूजी तो इस ब्रेसलेट को तोड़ देती है और वो फैंग से कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ और वो यहाँ से चली जाती है। तो फैंग को यहाँ पर लगता है कि सूजी के पास कोई और ऑप्शन नहीं है और वो मेरे पास वापस आके रहेगी। फिर इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आ जाता है जब सूजी यहाँ शियन से मिलने के बाद उसकी कार से बाहर निकल कर जा रही होती है। तो फिर वो कार बीच में रुकता है और उसके पास आता है और उसे कह देता है कि हम अभी चल के अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो सूजी कहती है कि इतनी जल्दी, पर पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा अब यू फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और अब मैं यू फैमिली की डॉटर नहीं हूँ, तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेना चाहोगे। तो शियन कहता है कि आखिर मेरा तुमसे शादी करने का इन सब से क्या लेना देना है, मेरी वाइफ तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही बनोगी और कोई और नहीं। फिर इसके बाद दोनों ही कोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं और तभी सूजी को उसके डैड की मैसेज आती है कि तुम मेरा कॉल कट कर रही हो। देखो फैंग अभी घर आया हुआ है तो तुम भी जल्दी से घर आओ और उससे माफ़ी मांग कर सब चीज़ें ठीक करो, नहीं तो फिर हमारी फैमिली के साथ तुम्हारा सच में कोई रिश्ता नहीं होगा। ये मैसेज देखने के बाद उसे इग्नोर करती है और फिर वो फैंग का हाथ पकड़ के उसके साथ कोर्ट जाती है और फिर दोनों ही फोटो क्लिक करवा के अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेते हैं। और सूजी सोच रही होती है कि वैसे मेरे ग्रैंडपा ने मेरे लिए एक अच्छा लड़का चुने। फिर हम देखते हैं कि फैंग यहाँ पर सूजी के घर पे उसका इंतजार कर रहा होता है और बहुत ही गुस्सा करने लग जाता है कि वो अभी तक यहाँ पर आई क्यों नहीं। तो फिर ये लोग कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, सूजी को तुमसे शादी करनी होगी, वो ऐसे कैसे जा सकती है, उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन भी अभी हमारे पास है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी शियन के साथ उसके घर आ जाती है जहाँ पर हाउसकीपर इन लोग का वेलकम करता है। फिर घर आने के बाद हाउसकीपर मेड से सूजी के लिए सारे डेली नेसेसिटीज मंगवाता है।
तो सूजी तो ये सारी चीज़ें का अरेंजमेंट देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर इसके बाद शियन यहाँ सूजी के साथ अपनी सेल्फी लेने लगता है और तभी दोनों ही बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। पर फिर इतने में शियन को उसके भाई की कॉल आने लगती है और वो कह रहा होता है कि उसने अचानक से शादी कर लिया और बताया भी नहीं, और वो लड़की आखिर कौन है जिससे उसने शादी किया है। तो शियन यहाँ पर सूजी से कहता है कि वाइफ क्या तुम मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दोगी। तो सूजी सोचती है कि अभी हमारी शादी हुई और ये अभी से मुझे वाइफ कह रहा है, तो यानी हमें अभी वेडिंग नाइट भी मनानी पड़ेगी। फिर सूजी रात में अपना नाइट ड्रेस पहन लेती है और सोच रही होती है कि वैसे तो हम अब लीगल कपल है, लेकिन मैं अभी उससे ज़्यादा जानती नहीं हूँ, तो ऐसे साथ में सोना बहुत ही अजीब होगा, और अगर मैं उसे मना करूँगी तो क्या वो मुझे फोर्स करेगा। हम देखते हैं शियन अपनी पूरी फैमिली को सूजी और अपनी मैरिज सर्टिफिकेट भेज देता है। तो शियन का भाई तो बहुत ही खुश होने लगता है कि उसने अपनी क्रश से फाइनली शादी कर लिया। शियन की ग्रैंड माँ तो तुरंत ही फ्लाइट बुक करने लगती है अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को देखने आने के लिए, और शियन की पूरी फैमिली उसे हैप्पी वेडिंग विश कर रहे होते हैं। इतने में सूजी यहाँ शियन के पास आती है और फिर उसके फ़ोन पर फैंग की कॉल आ रही होती है। तो तुरंत ही शियन को फ़ोन लेकर उसका कॉल उठा लेता है। फिर शियन की आवाज़ सुनकर फैंग चिल्लाने लगता है कि सूजी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ब्रेकअप करने की और इतनी जल्दी कोई वाइल्ड मैन ढूंढने की। तो फिर शियन इसका कॉल कट कर देता है और सूजी से कहता है कि तुम मेरी वाइफ बन चुकी हो, तो अब तुम्हें अपना एक्स का नंबर नहीं रखना चाहिए। सूजी कहती है कि मैं कब का इसे डिलीट करने ही वाली थी। तो ये कहता है कि लो मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ, और फिर वो सूजी से कहने लग जाता है कि अब मेरा मूड ख़राब हो चुका है, तो तुम्हें मेरा मूड ठीक करना चाहिए। सूजी कहती है कि मैं क्या करूँ। तो शियन उससे गाल पे किस मांगने लगता है। सूजी सोचती है कि ये कोई इतनी भी बड़ी रिक्वेस्ट नहीं है और हम तो लीगल कपल है, और ये मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर रहा है तो बदले में इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। फिर वो उससे गाल पे किस देनी जा रही होती है कि शियन उसे लिप्स पे किस कर लेता है। तो सूजी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर यहाँ पर शियन तो इसे किस करना कंटिन्यू रखता है, पर इतने में कोई डोर पे नॉक करने लगता है। तो ये दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर शियन दरवाज़ा खोलता है तो यहाँ पर हाउसकीपर आया होता है और वो बताने लगता है कि उसके ग्रैंडपा ने कहा है कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को देखना चाहते हैं, तो वो दोनों कल सुबह ही उनके घर आ जाए। तो शियन गुस्सा आने लगता है कि ये तो तुम मुझे सुबह भी बता सकते थे ना, आखिर रात में डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत थी। फिर सूजी तो यहाँ पर सोने की एक्टिंग करने लग जाती है, और फिर शियन जब उसे ऐसे देखता है तो सोचता है, और फिर शियन उसे देखकर सोच रहा होता है कि मैंने उसके लिए इतना इंतज़ार करा हूँ, तो मुझे बाकी चीज़ें भी स्लोली करना चाहिए, नहीं तो मैं इसे डरा दूंगा तो ये भाग जाएगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी शियन के बारे में ही सपना देख रही होती है और वो जल्दी से उठकर सोचने लगती है कि आखिर मैं ऐसा सपना कैसे देख सकती हूँ। तब इतने में शियन कहने लगता है कि क्या हुआ, मेरी वाइफ इतनी शाय की हो रही है। तो सूजी जल्दी से वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है, और तभी यहाँ शियन के घर पे सूजी की वो फेक सिस्टर शाओ आई होती है। जैसे ही शियन दरवाज़ा खोलकर उसे देखता है तो उसे चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो फिर वो कहती है कि हमारी शादी होने वाली है, तो मेरे साथ इतना रूड बिहेव मत करो, और क्या तुम मुझे अपने रूम में आने नहीं दोगे, मैं तुम्हारा रूम देखना चाहती हूँ। तभी सूजी यहाँ वॉशरूम में होती है और सोचती है कि प्लीज़ अंदर मत आना। फिर वो यहाँ छुपने की कोशिश करने वाली होती है। फिर सूजी तो यहाँ छुपने का सोच रही होती है, पर इतने में उससे आवाज़ हो जाती है, और शियन को जब कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो वो सूजी की फिक्र करके जल्दी से उसके पास आ जाता है, और शाओ भी अंदर रूम में आकर सूजी को देख लेती है और शॉक होकर कहती है कि तुम यहाँ मिस्टर शियन के घर पे क्या कर रही हो। तो शियन बताने चाह रहा होता है कि ये मेरी वाइफ है, तो सूजी उसका मुंह बंद कर देती है। तभी शॉ कहती है कि सिस्टर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर से भागने के बाद पैसे खर्च हो गए, तो तुम यहाँ मिस्टर शियन के घर पे बेबी सीटर का काम करने आ गई। सूजी कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पर क्लीनर हूँ। तो फिर शॉ कहने लगती है कि सिस्टर तुम आखिर यहाँ क्लीनर की जॉब क्यों कर रही हो, अगर तुम मॉम डैड से जाकर माफ़ी मांग लोगी ना और चुपचाप से उस फैंग से शादी कर लोगी तो तुम्हें ऐसी जॉब्स नहीं करनी पड़ेगी। सूजी कहती है कि क्या हुआ, मैं मिस्टर शियन के घर पे काम नहीं कर सकती हूँ, क्या तुम्हें इनका घर इतना गंदा लग रहा है। तो शॉ कहती है कि मेरा ऐसे कहने का मतलब नहीं है, शियन तो मेरी नज़रों में परफेक्ट है। तो सूजी कहती है कि क्या हुआ फिर, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी क्लीनर की जॉब करनी है इसलिए तुम्हें जेलसी हो रही है। तो अपनी बेइज्जती करवा कर शॉ यहाँ से गुस्से में चली जाती है, और फिर शियन सूजी से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे उसे अब हमारे रिलेशन के बारे में बताने क्यों नहीं दी। तो सूजी कहती है कि बस तुम इंतजार करो, आगे हमें बहुत ही अच्छा ड्रामा देखने को मिलने वाला है। तो शियन कहता है कि मेरी वाइफ क्या करने वाली है, फिर तो मैं भी ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ शियन के घर पे सूजी की पूरी फैमिली आए होते हैं, और सूजी के भाई शियन से कहने लगते हैं कि हम यहाँ दोनों फैमिलीज के बीच की शादी के बारे में डिस्कस करने आए और तुम हमसे ऐसे बात कर रहे हो। तो शियन बताता है कि मेरे ग्रैंडपा ने सूजी के साथ मेरी शादी तय करे थे, जो कि आपकी रियल डॉटर है, और अब आप कोई अडॉप्टेड डॉटर लाकर उसकी शादी मेरे साथ करवाना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए नहीं मानने वाला। तो फिर ये लोग कहते हैं कि क्या तुम ये शादी कैंसिल कर रहे हो। तो शियन कहता है कि नहीं,
मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और वो सूजी की तरफ इशारा करता है। तो ये सुनकर ये लोग शॉक रह जाते हैं और फिर सूजी की मॉम शियन से कहने लग जाती है कि सूजी मेरी सगी बेटी है, तो क्या हुआ, वो इतने सालों से बाहर रही है और उसे बिल्कुल भी रूल्स वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता। तो अगर तुम उससे शादी करोगे ना तो तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो शियन कह देता है कि हमारी फैमिली में इतने रूल्स नहीं है, और वैसे भी मैंने बताया ना, मेरे ग्रैंडपा ने आपकी फैमिली की रियल डॉटर के साथ मेरी शादी फिक्स करें, तो क्या आप लोग की कोई नाजायज़ बेटी भी है। तो फिर शॉ कहने लगती है कि मैं तुम्हें इतना लाइक करती हूँ लेकिन तुम सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। ऐसा बोलकर वो रोते हुए चली जाती है। तो फिर हान गुस्सा होने लगता है और शियन से कहता है कि सूजी को तो हमने कब का घर से बाहर निकाल चुके हैं और अब हमारी सिर्फ एक ही सिस्टर है और वो शाओ है। तो क्या तुम सच में ऐसी बेकार लड़की के लिए हम दोनों फैमिलीज के बीच की फ्रेंडशिप खत्म करना चाहते हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। और फिर उन सभी के यहाँ से जाने के बाद शियन यहाँ सूजी के पास आता है और कहता है कि अब बस क्लीनिंग करना बंद करो। तो शियन कहता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो, पहली बात तो ये कि मैं अपनी वाइफ को ऐसे बुली होने नहीं दे सकता। तो सूजी अपसेट होते हुए कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा मेरी फैमिलीज के बीच में जो फ्रेंडशिप का कनेक्शन था वो ख़राब हो गया, तो इससे तुम्हें नुकसान हुआ होगा ना। और दूसरा ये कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं थोड़ी ना ऐसा अपना नुकसान होने दूंगा। और फिर शियन यहाँ सूजी के क्लोज जा रहा होता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो फिर ये कहता है कि क्या हुआ, मेरी वाइफ का फेस इतना रेड कैसे हो गया। फिर सूजी जल्दी से शर्मा के रूम में चली जाती है और फिर हम देखते हैं सूजी को उसके भाई का मैसेज आता है जो कि उसे डिज़ाइनर विनी के नाम से बुला रहा होता है और कह रहा होता है कि जल्दी एक फैशन शो आने वाला है, तो उसके लिए वो उनके साथ काम करेगी कि नहीं। तो सूजी सोच लेती है कि अब मेरा इस फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं है और मैं इन लोग के लिए कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सूजी अपने कॉलेज की होती है और तभी यहाँ पर फैंग से मिलने पहुँच जाता है। तो सूजी उसे देखकर जल्दी से अपने हाथ में रिंग पहन लेती है और फिर जैसे यहाँ पर फैंग से देखता है तो वो इसकी रिंग देखकर सोचता है कि लगता है सूजी ने बस ये सब एक्टिंग करने के लिए रिंग पहनी है, ये मुझे फूल बनाना चाहती है कि इसने किसी लड़के को ढूंढ लिए, लेकिन मुझे पता है कि इसके दिल में अभी भी मैं ही होऊंगा। फिर ये सूजी को मनाने लगता है कि देखो जो ब्रेसलेट तुमने तोड़ दी थी मैंने उसे पूरा ज्वाइन करके लेकर आया हूँ, तो अब तो गुस्सा छोड़ दो और मान जाओ। तो सूजी कहती है कि मैंने पहले भी बोली थी और अब मैं लास्ट बार फिर से बोल रही हूँ कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और ये देखो मेरी तो अब शादी भी हो चुकी है, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो मेरे हस्बैंड को गलतफहमी हो जाएगी। ऐसा बोलकर ये जाने लगती है। तो ये से रुककर पूछता है कि तुमने किससे शादी करी हो। तो सूजी से चिल्लाती है और थप्पड़ मारकर यहाँ से जाने लगती है। तभी इतने में शियन यहाँ अपनी कार से आया होता है। तो सूजी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शियन कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी वाइफ को कॉलेज से पिक करने आया हूँ। तो सूजी ये सुनकर खुश हो जाती है कि ये पहली बार है कि कोई उसे ऐसे लेने के लिए आया है। तभी इतने में दो लड़कियाँ यहाँ पर आ रही होती है और वो लोग शियन को देखकर बातें करने लगती है कि ये बंदा तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी इतने में शियन यहाँ सूजी का हाथ पकड़ के उसे वाइफ कहने लगता है। तो फिर ये लड़कियाँ अपसेट हो जाती है कि ये बंदा तो मैरिड है, वो यहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। और फिर सूजी शियन को देखकर सोच रही होती है कि वैसे ये सच में बहुत ही हैंडसम है। तभी शियन के ग्रैंडपा उसे मैसेज करके पूछने लगते हैं कि पहली बार मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग घर आ रही है, तो क्या कोई चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो फिर शियन बताता है कि मेरी वाइफ को पाइनएप्पल से एलर्जी है, तो पाइनएप्पल को दूर रखना। तो फिर ग्रैंडपा कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं सारा अरेंजमेंट करवा देता हूँ। फिर सूजी शियन से पूछने लगती है कि वैसे तुम अचानक से मुझे यहाँ पिक करने आए, तो क्या तुम्हें कोई ज़रूरी काम था। तो शियन कहता है कि हाँ कुछ ज़रूरी काम है जिसमें तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर दोनों ही साथ में कार ड्राइव करके जा रहे होते हैं। तभी शियन के फ़ोन कर उसके भाई का मैसेज आने लगता है। तो सूजी ये देखकर शियन को बताती है। तो कहता है कि मेरे भाई का मैसेज है, तो तुम उसे बता दो कि तुम सिस्टर इन लॉ बात कर रही हो और मैं भी कार ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं बात नहीं कर सकता। तो फिर सूजी यहाँ उसके भाई चैन को मैसेज करके बता देती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ बात कर रही हूँ और तुम्हारा भाई अभी ड्राइव कर रहा है और थोड़ी देर में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो चैन तो ये देखने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है कि सिस्टर इन लॉ बात कर रही है। फिर वो सूजी से बहुत ही अच्छे से बातें करने लगता है और उसे कहता है कि मैं आपको और भाई को हैप्पी वेडिंग विश करना चाहता हूँ ताकि आप लोग का जल्दी से बेबी भी हो जाए। सूजी ये बेबी वाला मैसेज पढ़ के शॉक हो रही होती है। इतने में शियन कहने लगता है कि मेरे भाई ने क्या बोला। सूजी कहती है कि कुछ नहीं, उसने कहा कि तुम ड्राइव कर रहे हो तो सेफली ड्राइव करो। तो ये सुनकर शियन स्माइल करते हुए कहने लगता है कि मेरी वाइफ बोल रही है तो उसने यही बोला होगा। फिर इसके बाद ये लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं तो शियन के ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ सूजी को देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और तभी पैरोट भी यहाँ पर सूजी को बेबी के लिए विश करने लगता है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ग्रैंडपा ने ये पैरोट को ये बोलने के लिए सिखाए होते हैं और यहाँ पर ये लोग एक्ट कर रहे होते हैं कि ये पैरोट कितना नॉटी हो गया है। फिर यहाँ पर शियन के भाई और बहन भी आ जाते हैं और सूजी से मिलकर खुश हो रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा भाई कितना लकी है। तो सूजी कहती है कि नहीं, शियन से शादी करके तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। तो शियन कहता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ, तुम मेरी वाइफ बनी। फिर इतने में चैन के मुंह से निकलने लगता है कि वो सूजी को इतने टाइम से जानता है और फाइनली अब
अब वो उसकी सिस्टर इन लॉ बन गई। तो सूजी ये सुनकर शॉक होती है कि तुम मुझे पहले से जानते हो। तो शियन यहाँ अपने भाई को इशारा कर रहा होता है और फिर चैन बताने लगता है कि सिस्टर इन लॉ, आप जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ा हूँ। और क्या आपको पता है, भाई भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। तो फिर सूजी कहती है कि ये मैं जानती हूँ। तो फिर शियन ये सुनकर सूजी से पूछने लगता है कि तुम मुझे पहले से याद करी हुई थी। तो फिर ये सोचती है कि वो इतना फेमस स्टूडेंट था, तो आखिर वो उसे कैसे नहीं जानती। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शियन तो स्कूल का टॉपर था और हमेशा उसका नाम बोर्ड पर आता था। फिर हम यहाँ प्रेजेंट में देखते हैं कि सूजी के मॉम डैड शियन के ग्रैंडपा के घर के बाहर पहुँच जाते हैं और ये लोग यहाँ पर शाओ और शियन की शादी के बारे में बात करने आए होते हैं। पर तभी जैसी मेड यहाँ पर घर पर बताती है कि सूजी के फैमिली यहाँ पर आए हुए हैं, तो इन लोग तो गुस्सा होने लगते हैं और ग्रैंडपा सूजी से पूछते हैं कि क्या तुम उन्हें देखना चाहती हो। तो सूजी मना करती है। तो फिर ग्रैंडपा कह देते हैं कि उन लोगों को मना कर दो और यहाँ से जाने के लिए बोलो कि हम लोग उनसे नहीं मिलेंगे। फिर मेड यहाँ बाहर आकर सूजी की मॉम डैड को मना कर देती है कि ग्रैंडपा उन लोग से नहीं मिलना चाहते। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसे कैसे वो हमें मना कर सकते हैं। पर फिर ये लोग दिमाग लगाते हैं कि ज़रूर घर पे कोई ज़रूरी गेस्ट आए होंगे, तभी वो हमें जाने के लिए बोल रहे हैं। और फिर ये लोग मेड से पूछने लगते हैं कि वैसे कौन सा गेस्ट घर पे आया है। तो फिर मेड बताती है कि हमारे बॉस की वाइफ घर आई है। ये सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं कि क्या मिस्टर शियन ने शादी कर लिया। तभी इतने में यहाँ पर ये लोग चैन की कार देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो शियन के भाई चैन की कार है ना, लगता है उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आई हुई है। और फिर यही सोच कर ये लोग चले जाते हैं। फिर यहाँ घर पे हम देखते हैं कि शियन यहाँ सूजी की काफ़ी केयर कर रहा होता है और ये देखकर शियन का भाई चैन और ग्रैंडपा और ग्रैंडमा दोनों ही बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। और फिर ये लोग सूजी को ब्राइड प्राइज में बहुत सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। तो शियन कहता है कि ग्रैंडपा ये बहुत ही कम है। तो सूजी मना करने लगती है कि नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा है। तभी ग्रैंडमा कहती है कि फिक्र मत करो, हम और भी चीज़ें ऐड कर देंगे। और फिर शियन के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा सूजी से कहने लग जाते हैं कि तुम हमारे लिए अब हमारी रियल ग्रैंड डॉटर की तरह हो, तो फिर हम तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखेंगे। फिर सूजी खुश होने लगती है और सोचती है कि ये लोग कितने अच्छे हैं और ये लोग तो मेरी सगी फैमिली से भी ज़्यादा मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी की मॉम डैड जब यहाँ घर जाते हैं तो फिर हान और शाओ पूछने लगते हैं कि क्या उन्होंने शाओ और शियन की शादी फिक्स कर दी है। तो फिर मॉम डैड बताते हैं कि हम उन लोगों से मिल ही नहीं पाए क्योंकि उनके घर पे शियन के छोटे भाई चैन की गर्लफ्रेंड आई हुई थी। तो तुम लोग फिक्र मत करो, हम लोग नेक्स्ट टाइम जाकर इस बारे में बात कर ही लेंगे। तो फिर शाओ खुश होने लगती है। फिर यहाँ पर हम सूजी को देखते हैं जो कि शियन का पोस्ट देख लेती है और कहती है कि आखिर तुमने हमारी मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन क्यों पोस्ट करे हो। तो शियन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा बस चले तो मैं मैरिज सर्टिफिकेट को गले में टांग कर घूमूंगा। तो सूजी सोचती है कि मैंने जैसा इसके बारे में सोची थी ये तो उससे काफ़ी डिफरेंट है। फिर ये से कहने लगती है कि नहीं नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो शियन कहता है कि ठीक है, मैं अपनी वाइफ की सुनूंगा। फिर सूजी सोच रही होती है कि मुझे तो लगता है इसने मुझे अपनी ट्रिक में फंसा लिया, इसका IQ सच में बहुत ज़्यादा है। तभी शियन पूछने लग जाता है कि तुम्हें आज कैसा लगा, क्या तुम्हें मज़ा आई। सूजी कहती है कि हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो फिर शियन कहने लगता है कि अगर मेरे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा तुम्हें अपने घर में रहने के लिए बुलाएंगे तो क्या तुम उन्हें हाँ बोल दोगी। तो सूजी कहती है कि हाँ, लेकिन ये कहता है कि तुम्हारा कॉलेज तो दूर रहेगा ना, फिर तुम्हें जाने में प्रॉब्लम होगी। सूजी कहती है कि मैं थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी। तो शियन कहता है कि देखो, तुम्हें मना करना सीखना चाहिए, हमेशा हर चीज़ को हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपने आप को रखो। तो सूजी कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं खुद के बारे में नहीं सोच रही हूँ, मैं बस ये सोच रही हूँ कि ग्रैंड पेरेंट्स मेरे साथ कितने अच्छे से हैं, तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकती हूँ। तो शियन उसे समझाने लगता है कि अब से ऐसा मत सोचो, तुम्हें पहले अपना ख्याल रखना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस मत करो। और मेरी फैमिली तुम्हें इसलिए अच्छे से ट्रीट कर रही है क्योंकि तुम ये डिजर्व करती हो, तुम हो ही इतनी अच्छी, इसलिए मेरी फैमिली तो क्या, मैं भी तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ। ऐसा बोलकर वो फिर सूजी को हक करने लगता है और सोच रहा होता है कि उसने अपने घर पर कितना कुछ सही है। और सूजी सोच रही होती है कि पहली बार है कि कोई उसके लिए इतना ख्याल कर रहा है। फिर डिनर के बाद जब सूजी और शियन साथ में बैठे होते हैं तो सूजी याद कर रही होती है कि शियन उसकी कितनी ज़्यादा केयर करता है। तो ये सोचती है कि शायद मुझे इस बारे में से बता देना चाहिए कि मैं ही डिज़ाइनर विनी हूँ, ये सीक्रेट मुझे इससे नहीं छुपाना चाहिए। फिर सूजी शियन के पास जाकर उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात बतानी थी, तुम डिज़ाइनर विनी को जानते हो। तो शियन कहता है कि हाँ, तुम्हें पता है मैं तो डिज़ाइनर विनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे उसकी हर ड्रेस बहुत पसंद है। तो सूजी से बता देती है कि एक्चुअली में वो डिज़ाइनर विनी कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तो फिर शियन कहता है कि क्या सच में तुम ही हो। सूजी कहती है कि तुम इतना नकली क्यों चौंक रहे हो। तो शियन कहता है कि क्या मैं सच में शॉक हो रहा हूँ। और वो तो मन में सोच रहा होता है कि वाइफ, मैं तो 8 साल से तुम्हारे हर अवार्ड फंक्शन को अटेंड कर चुका हूँ। फिर शियन यहाँ सूजी से पूछने लगता है कि तुमने इतने साल से अपने इस सीक्रेट को छुपा के रखी थी, तो आखिर तुमने अचानक से मुझे ही क्यों बता दी। तो सूजी कहती है कि मैंने तुम्हें बताई थी ना कि मैं अपनी फैमिली के साथ सारे रिश्ते कट कर रही हूँ,
और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं खुद का एक स्टूडियो ओपन करूँगी और हम लोग एक घर में रह रहे हैं, एक छत के नीचे, तो एक ना एक दिन तो तुम्हें ये पता लग ही जाएगा। तो मैंने सोची कि मैं खुद ही तुम्हें बता दूँ। तो फिर शियन कहने लगता है कि अब तुम खुद का स्टूडियो ओपन कर रही हो तो मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा। सूजी कहती है कि तुम इन्वेस्टमेंट करोगे इसलिए क्योंकि हम दोनों का रिलेशनशिप है। तो शियन कहता है कि भूलो मत कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं कभी भी बिना फ़ायदे वाली चीज़ें नहीं करता हूँ। मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम्हारे डिज़ाइंस है इतने अच्छे कि मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला है। सूजी कहती है कि लेकिन कहीं अगर मेरी वजह से तुम्हारा लॉस हो गया तो शियन कहता है कि लॉस हो गया तो भी मैं सह लूँगा और वैसे मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर हो तो मुझे लॉस हो ही नहीं सकता। फिर सूजी सोचती है कि इसे मुझ पर इतना भरोसा है तो मुझे भी खुद पर भरोसा करना चाहिए। फिर वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं अब अपना बेस्ट देने वाली हूँ। फिर शियन कहता है कि वैसे अभी एक ज़रूरी चीज़ करनी थी और फिर वो सूजी को अपनी क्लोज करता है और इसे कहने लगता है कि डिज़ाइनर विनी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो सूजी सोचती है कि आखिर ये फैन शो कैसे बन गया। फिर सूजी तो जल्दी से इससे दूर हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम डिज़ाइनर विनी को इतना ज़्यादा पसंद करते हो। तो शियन कहता है कि तुम इतना ज़्यादा क्यों ब्लश कर रही हो। तो सूजी कहती है कि तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे इतना टाइटली हग जो किया था। और फिर सूजी जल्दी से शावर लेने का बहाना करके चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्रैंक सूजी की फ़ोटोज़ लेकर सूजी की फैमिली के पास पहुँचता है और कहता है कि देखो वो कौन से दूसरे डिज़ाइनर स्टूडियो के लिए काम करने गई है। तो ये लोग सोचते हैं कि ये लड़की कितनी बेकार है जो हमारी फैमिली के लिए काम करने के बजाय किसी और के लिए डिज़ाइन कर रही है। तो हान कहने लगता है कि मॉम डैड फिक्र मत करो, इस सूजी को कहाँ ही कुछ डिज़ाइन आता होगा और हमारे पास तो डिज़ाइनर विनी है। तो फिर डैड कहने लगते हैं कि क्या डिज़ाइनर विनी से तुम कांटेक्ट कर पाए। तो फिर हान कहता है कि नहीं, अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, लेकिन डिज़ाइनर विनी इतने सालों से हमारे साथ काम कर रही थी तो देखना आगे भी वो हमारे साथ काम करेंगी, तो इसमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है, ज़रूर वो बिजी होंगी। फिर इतने में मेड आकर इन लोग को बताती है कि सूजी का हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन घर पे नहीं है। तो फिर ये लोग शॉक रह जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर शियन सूजी को उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन ला के दे देता है और फिर वो बहुत ही खुश हो जाती है कि अब मुझे उस फैमिली से आज़ादी मिली, अब मेरा उन लोग के साथ कोई रिश्ता नहीं है। फिर शियन कहने लगता है कि तुम इतनी ज़्यादा खुश हो रही हो। तो सूजी कहती कि फिक्र मत करो, जब 1 साल बाद हम डिवोर्स ले लेंगे तो मैं तुम्हारे घर से भी अपना हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन हटवा लूँगी। तो फिर ये अपसेट हो जाता है और कहता है कि 1 साल की बात अब भी से मत करो। और वो मन में सोच रहा होता है कि वो सूजी से कभी डिवोर्स नहीं लेने वाला है। तभी सूजी सोच रही होती है कि आखिर ये गुस्सा क्यों हो गया। फिर वो उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि कल मिलने वाला है ना, तो ये हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन तुम्हें आज ही कैसे मिल गया। तो जीएन कहता है कि ध्यान से देखो तुम्हारा हस्बैंड कौन है। तो फिर सूजी कहती है कि हाँ मैं भूल गई थी, शी ग्रुप कंपनी का सीईओ है मेरा हस्बैंड। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग अभी भी सूजी के घर पे होता है और सूजी के मॉम डैड बिल्कुल भी उसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो फिर वो बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं। फैंग कह देता है कि मैं नहीं जानता, मैं आप लोग को बस 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, अगर आप लोग सूजी और मेरी शादी नहीं करवा पाए तो फिर मैं आप लोग की कंपनी में से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लूँगा और फिर आप लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। और वो इन लोग को धमकी देकर चला जाता है। फिर ये लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तभी सूजी के डैड को अच्छा आइडिया आता है कि सूजी ने अब खुद का स्टूडियो खोल लिया है ना और वो 10 दिन में स्टार्ट करने वाली है, तो हम भी उसी दिन अपना लॉन्च इवेंट रखेंगे और सूजी के स्टूडियो को बैंकरप्ट करवा देंगे स्टार्ट होते के साथ ही। फिर उसे जब सबक मिल जाएगा तो वो खुद हमारे पास आएगी। फिर सूजी को उसकी एम्प्लॉयज़ बारे में बता देती है कि उसकी फैमिली अपना लॉन्च इवेंट उसी दिन रख रहे हैं जिस दिन ये लोग अपना स्टूडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सूजी कहती है कि रखने दो, हार उनको ही मिलने वाली है। फिर हम देखते हैं कि सूजी के भाई की कंपनी का प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला दिन आ जाता है और वो यहाँ पर सभी ऑडियंस को कहता है कि मेरी सिस्टर शाओ की डिज़ाइंस को मैं आज सभी के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। और फिर जब सभी लोग ये डिज़ाइंस देखते हैं तो चिल्लाने लगते हैं कि हम यहाँ पे डिज़ाइनर विनी की डिज़ाइन देखने आए थे और आखिर ये किस बेकार डिज़ाइनर की डिज़ाइंस है, हमें ये सब नहीं देखना। और वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। फिर इन सभी को पता लगता है कि यहीं पास में एक नया स्टूडियो ओपन हुआ है, तो ये लोग उसे देखने आ जाते हैं। और तभी यहाँ पर हान और शाओ भी आ जाते हैं और ये लोग सूजी की डिज़ाइन की हुई ड्रेसेस को देखकर पहचान जाते हैं कि ये तो डिज़ाइनर विनी की ड्रेस की हुई डिज़ाइन लग रही है। फिर ये लोग सूजी को चिल्लाकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि तुमने डिज़ाइनर विनी की ड्रेस चुराई हो, जो कि हमारी कंपनी की डिज़ाइनर है, तो अब तुम्हारे ऊपर केस होगा। सूजी कहती है कि ये बात सही है कि ये ड्रेस डिज़ाइनर विनी की है, मैंने कोई चुराई नहीं हूँ। तभी इतने में सभी लोग देखते हैं कि डिज़ाइनर विनी ने पोस्ट करी है और बताइए कि अब वो यू फैमिली के साथ काम नहीं कर रही है बल्कि सूजी के स्टूडियो के साथ काम कर रही है। तो फिर ये पोस्ट देखने के बाद हान तो शॉक हो जाता है कि आखिर ऐसे कैसे वो मेरी कंपनी के साथ काम करना बंद कर सकती है और मुझे छोड़ सकती है। तभी शाओ हान को समझाती है कि अभी 10 दिन बाद एक बहुत बड़ा डिज़ाइन कॉम्पिटिशन होने वाला है और उसमें हम कैसे भी करके डिज़ाइनर विनी
को वापस ला के रहेंगे, फिर हम लोग ये कॉम्पिटिशन जीत जाएंगे। तो फिर हान को ये आइडिया पसंद आता है और ये सोच लेता है कि मैं वो डिज़ाइनर विनी को अपने पास वापस ला के रहूँगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं सूजी से मिलने के लिए यहाँ पर हान की बहन आई होती है और सूजी उसे थैंक्स कर रही होती है कि उसने जो ऑनलाइन पोस्ट वगैरह कर दी थी उसकी वजह से उसके स्टूडियो को कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। फिर इतने में यहाँ पर शियन और उसका भाई भी पहुँच जाते हैं और फिर ये सभी लोग मिलकर यहाँ से चले जाते हैं सूजी और शियन को अकेले बात करने के लिए छोड़कर। और तभी शियन इसे कहने लगता है कि तुम मेरे भाई बहन की इतनी केयर कर रही थी, लेकिन तुम्हें उनकी नहीं बल्कि मेरी केयर करनी चाहिए। सूजी कहती है कि मैं क्या केयर करूं? तो शियन कहता है कि तुम मुझसे बातें कर सकती हो, मुझसे चीज़ें पूछ सकती हो, जैसे मुझसे सवाल करो कि मैं कॉलेज में किसी लड़की को पसंद करता था या नहीं, और या फिर ये सवाल करो कि मेरी फ़र्स्ट किस अभी भी है या नहीं। सूजी ये सब सुनकर सोचती है कि ये दिन में कैसी कैसी बातें कर रहा है। शियन कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी वाइफ शाया हो रही है तो मैं ये सारे सवाल नहीं करूँगा, और वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। फिर वो उसे ईयरिंग दिखाने लगता है और उसकी क्लोज जाता है तो सूजी सोचती है कि वो उसे किस करने वाला है। फिर ये कहता है कि डरो मत, मैं यहाँ सभी के सामने ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और फिर वो उसे पूछने लगता है कि रात में तुम्हें डिनर में क्या खाना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रात में सूजी अपना डिज़ाइन बना रही होती है और तभी इतने में इसे इसके भाई हान का मैसेज आने लगता है और वो इसे कह रहा होता है कि डिज़ाइनर विनी, आखिर आप हमारी कंपनी को छोड़कर किसी और स्टूडियो के साथ कैसे काम कर सकती है? प्लीज़ आप हमें छोड़कर मत जाओ, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। सूजी इसका मैसेज पढ़ने के बाद गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि मेरी इंस्पिरेशन के बीच में डिस्टर्ब कर दिया। फिर सूजी यहाँ शियन के लिए ड्रेस डिज़ाइन कर रही होती है और वो सोचती है कि अब मुझे उसका मेजरमेंट भी ले लेना चाहिए। फिर ये उसके वार्डरोब में से उसके कपड़े निकाल कर उसका मेजरमेंट लेने का सोच रही होती है और तभी इतने में यहाँ पर शियन आ जाता है तो ये जल्दी से यहाँ से जाने के बहाने कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि सूजी जब यहाँ स्टूडियो में होती है तो उसकी एम्प्लॉय आकर उसे इस बारे में बताती है कि यहाँ पर कोई फैंग नाम का पर्सन आया है जो कि उसकी स्टोर की सारी ड्रेसेस खरीद रहा है। तो सूजी कह देती है कि उसे यहाँ से स्टोर से निकलवा दो। तो फिर ये एम्प्लॉय तो फैंग को यहाँ से निकलवा देती है। फिर हम देखते हैं कि फैंग यहाँ हान से उसकी कंपनी में मिलने गया होता है और तभी वो देखता है कि हान तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और उसका असिस्टेंट बताता है कि हान इस वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि डिज़ाइनर विनी उसे बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ विनी के स्टूडियो में एक लड़का आया होता है जो कि उसका पुराना क्लासमेट होता है और वो उसे देखते ही पहचान जाता है और कहने लगता है कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। सूजी कहती है कि ठीक है और वो मन में सोचती है कि मेरी रिंग कहाँ पर है और फिर वो रिंग इधर उधर ढूंढने लग जाती है और तभी इतने में यहाँ पर शियन रिंग लेकर पहुँच जाता है और कहता है कि वाइफ तुम तो ये भूल ही गई थी और उसके उंगली पे पहना देता है। तो फिर इस क्लासमेट को भी पता लग जाता है कि सूजी तो पहले से मैरिड है तो वो इन लोगों को अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाता है। और फिर सूजी शियन से पूछती है कि तुमने आखिर इस मैरिज सर्टिफिकेट को गले में टांग कर क्यों लेकर आए हो। तो शियन कहता है कि मेरे टीचर को जब मैंने बताया कि मैंने शादी कर लिया हूँ तो ये उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं मैरिज सर्टिफिकेट को टांग कर ले आया ताकि मेरे टीचर को यकीन हो जाए, देखो मैं कितना अच्छा स्टूडेंट हूँ ना, और वाइफ कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। सूजी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन जल्दी से इस मैरिज सर्टिफिकेट को निकालो, और फिर वो उसके गले में से निकाल लेती है। तो शियन कहने लगता है कि क्या तुम सभी के सामने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने वाली हो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। सूजी कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम कुछ भी मत सोचो, तुम कहो तो मैं सभी को तुमसे इंट्रोड्यूस करवा दूँगी कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तो शियन कहता है कि मैंने तुम्हें कभी मुझे हस्बैंड कहते हुए नहीं सुना। तो सूजी उसे हस्बैंड बोल देती है। तो फिर शियन कहता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड को एक हक दे सकती हो। तो फिर सूजी उसे हक कर लेती है और उसे समझाने लगती है कि तुम अपने आप को ऐसा मत सोचो कि तुम्हें कोई डिसलाइक कर सकता है, तुम इतने अच्छे दिखते हो और तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे अंदर कोई कमी है ही नहीं। तो फिर शियन कहता है कि फिर आखिर तुम मेरी शादी अपनी वो सिस्टर शाओ से क्यों करवाना चाहती थी। तो सूजी कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें डिसलाइक करती थी, मैं तो एक्चुअली में तुम्हें जानती ही नहीं थी, तो ये नॉर्मल है ना कि मैं तुम्हें लाइक कैसे करूँगी। और वैसे मेरी फैमिली ने मुझे फोर्स किए थे तुम्हारे साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ने के लिए, तो मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं की थी। शियन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे कंपेंसेशन देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे इस इंगेजमेंट तोड़ने की वजह से मैं कितना अपसेट हो गया था उस टाइम पर। सूजी कहती है कि ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए। शियन कहता है कि तुम मुझे हाई स्कूल लेके चलो। तो फिर सूजी तुरंत ही मान जाती है। फिर इसके बाद दोनों स्कूल आ जाते हैं और सूजी शियन से बताने लगती है कि मैंने पहले तुम्हें बास्केटबॉल मैच में देखी थी और क्या तुम उस टाइम पर किसी लड़की को लाइक करते थे। तो ये कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। सूजी कहती है कि मुझे याद है जब तुम मैच खेल रहे थे तो सारी लड़कियां तुम्हें चीट कर रही थी और तभी उनमें से तुम किसी को तो देखकर स्माइल कर रहे थे, पर मैंने आसपास देखी थी तो मुझे कोई लड़की नहीं दिखी थी। तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी वो सीक्रेट क्रश कौन थी।
शियन कहता है कि वो मेरी सीक्रेट क्रश जो थी ना, वो एक बहुत बड़ी ब्लाइंड है। सूजी कहती है कि मुझे याद है हमारे स्कूल में तो कोई ब्लाइंड लड़की नहीं थी, यानी तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। फिर सूजी शियन को लेकर बुक स्टोर आ जाती है और कहने लगती है कि जब भी मैं अपसेट हुआ करती थी ना, तो यहाँ पर आकर बुक पढ़ा करती थी। फिर सूजी बुक लेने चली जाती है और बुक स्टोर का बॉस यहाँ पर शियन से बात कर रहा होता है, क्योंकि ये बुक स्टोर को शियन ने स्पेशली सूजी के लिए ओपन करवाया था। फिर जैसी सूजी यहाँ पर आती है तो ये बुक स्टोर का ओनर सूजी को भी देखकर पहचान जाता है और कहता है कि वैसे कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि दोनों ही यहाँ पर आए। तो फिर शियन सूजी का हाथ पकड़ के बताने लगता है कि ये मेरी वाइफ है। तो फिर बुक स्टोर का ऑनर तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर शियन ने उस लड़की को हासिल कर ही लिया जिससे वो पसंद करता था। फिर सूजी तो यहाँ पर शियन से पूछने लगती है कि क्या तुम बुक स्टोर के ओनर को जानते हो, आखिर ये तुम्हारे लिए इतना क्यों खुश हो रहा है। फिर शियन यहाँ सूजी को बताने लगता है कि तुम उसी जगह पर बैठकर बुक्स पढ़ा करती थी ना, और मैंने तुम्हें एक बार रैबिट ड्रॉ करते हुए भी देखा था। तो सूजी तो शॉक हो जाती है कि शियन को ये सब भी पता है। फिर वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी सीक्रेट क्रश मैं हूँ। फिर वो इस बारे में अच्छे से सोच रही होती है और डिसाइड करती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसकी सीक्रेट क्रश हो ही नहीं सकती। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डिज़ाइन कंपटीशन वाला दिन आ जाता है और सूजी भी यहाँ पर आई होती है और उसकी फैमिली यहाँ पर शाओ के साथ बैठे होते हैं और उसी के लिए खुश हो रहे होते हैं कि देखना शाओ ज़रूर ये डिज़ाइन कंपटीशन जीत जाएगी। फिर सभी के डिज़ाइन दिखाए जाते हैं और जब यहाँ पर सूजी के डिज़ाइन सभी लोग देखते हैं तो सभी लोग को सूजी के डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आते हैं और जजेस भी उसे ज़्यादा मार्क्स देते हैं। और सूजी की फैमिली तो शॉक हो रहे होते हैं कि आखिर सूजी इतनी टैलेंटेड कैसे निकली, और ये लोग उसे चिढ़ रहे होते हैं। तो सभी लोग ये देखकर बातें करने लगते हैं कि आखिर ये फैमिली कैसी है जो अपनी सगी बेटी को इस तरीके से ट्रीट कर रहे और उस फेक लड़की को अच्छा ट्रीट कर रहे। फिर हम देखते हैं कि सूजी ये डिज़ाइन कंपटीशन जीत जाती है और होस्ट उसे स्टेज पर बुलाता है अवार्ड लेने के लिए, और यहाँ पर अवार्ड देने के लिए शियन को बुलाया जाता है। और वो जब यहाँ सूजी का अवार्ड दे रहा होता है तो दोनों हग भी करते हैं। तो सभी ऑडियंस से देखकर बातें करने लगते हैं कि दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं और एक परफेक्ट जोड़ी लग रहे हैं। तो शाओ तो बहुत ज़्यादा जेलस होने लगती है कि ये जगह मेरी होनी चाहिए थी, मैं शियन से अवार्ड लेनी चाहिए होनी चाहिए थी। फिर यहाँ पर होस्ट अनाउंस करने लगता है कि डिज़ाइनर विनी भी यहाँ पर आई हुई है और अभी मैं 10 तक काउंट करने वाला हूँ और जिस पर वो लाइट पड़ेगी वही डिज़ाइनर विनी है। फिर जैसे यहाँ पर लाइट पड़ती है तो सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि डिज़ाइनर विनी कोई और नहीं बल्कि सूजी है, और वो सभी को बताने भी लगती है कि मैं ही डिज़ाइनर विनी हूँ। तो सूजी की फैमिली तो ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और शाओ और हान सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये डिज़ाइनर विनी कैसे हो सकती है। तभी इतने में सूजी यहाँ पर होस्ट सवाल कर रहा होता है कि आखिर उसने अपनी ये पहचान को सीक्रेट क्यों करके रखी थी। तो सूजी अपनी बचपन की कहानी सुनाने लगती है कि बचपन से उसे डिज़ाइन करने का बहुत ही शौक़ था और उसने अपनी फैमिली को डिज़ाइंस दिखाने की कोशिश की थी ताकि वो उनकी कंपनी में हेल्प कर सके, पर उन लोगों ने उसकी डिज़ाइन की बेइज्जती करे थे और बिना देखे ही उसके डिज़ाइन को कचरे में डाल दिए थे। तो सूजी ने डिसाइड करी थी कि वो सीक्रेटली डिज़ाइनर विनी के नाम से अपनी फैमिली की हेल्प करेगी। फिर सभी लोग ये सुनकर बातें करने लगते हैं कि कितनी बेकार फैमिली है, अडॉप्टेड डॉटर को इतना अच्छे से ट्रीटमेंट और अपनी सगी बेटी को इतना बुरा ट्रीटमेंट। फिर यहाँ पर एक लड़की सूजी से सवाल करने लगती है कि फिर क्या वो वापस अपनी फैमिली की कंपनी में जाएगी काम करने के लिए। तो सूजी मना कर देती है कि मैं अब फ्यूचर में कभी इन लोग के साथ काम नहीं करूँगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हान को ये सुनकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है। फिर सभी लोग के यहाँ से जाने के बाद वो तुरंत ही सूजी के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। तो सूजी कहती है कि ये सब करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम मुझसे माफ़ी मांगने की एक्टिंग करोगे तो मैं वापस से तुम्हारे लिए काम करूँगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हान कहता है कि मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया था, मैं सच में तुमसे बहुत माफ़ी भी चाहता हूँ और मैंने एक अच्छा भाई वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया। सूजी कहती है कि अपने आप को भाई मत बोलो, जब से ही मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ रिश्ता तोड़ी थी तब से तुम अब मेरे भाई नहीं रहे हो, तो मुझे अपनी बहन बनाने की झूठी एक्टिंग मत करो। फिर यहाँ पर हान को मन में बहुत बुरा लग रहा होता है कि सूजी ने कितना ज़्यादा सफ़र करी है। फिर इतने में यहाँ पर सूजी के फ्रेंड और शियन आ जाते हैं और सूजी की फ्रेंड चिल्लाने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, और वो सिक्योरिटी गार्ड का आवाज़ देने लगती है। तो हान तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। फिर सूजी शियन को बताती है कि मुझे स्टूडियो में कुछ और काम है। फिर वो चली जाती है और तभी यहाँ स्टूडियो में फैंग आया होता है और वो सूजी से कहने लगता है कि तुमने मुझे बताई नहीं थी कि तुम ही डिज़ाइनर विनी हो।
देखो अब मुझे माफ़ कर दो और हम लोग वापस से अपना रिलेशन स्टार्ट करते हैं। सूजी कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, ये देखो मैं मैरिड हूँ। तो फिर ये कहता है कि तुमने तो ये रिंग बस मुझे जेलस करवाने के लिए पहनी थी ना। तो सूजी से कह देती है कि तुम्हें बिलीव करना है तो करो वरना मत करो। फिर ये बहुत ही अपसेट होकर बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर ऐसे ही चलते चलते ये रोड पर आ जाता है और तभी हान की गाड़ी इसके सामने आ जाती है और फिर हान आकर इसे चिल्लाने लगता है कि क्या तुम्हें मरना है। तो फिर फ्रैंकी से बताता है कि सूजी की अब शादी हो चुकी है। तो ये सुनकर हान भी शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपने स्टूडियो में होती है और तभी यहाँ पर उसकी टीचर उससे मिलने आई होती है और वो साथ ही अपने निफ्यू को लेकर आई होती है और कहने लगती है कि ये मेरा निफ्यू लू है, तुम इसे अपना असिस्टेंट बना लो और इसे भी कुछ डिज़ाइन वगैरह सिखा दो। दूसरी तरफ सूजी जब घर पहुंचती है तो हाउसकीपर उसे बताता है कि शियन के कपड़े पर जूस गिर गई थी, इसलिए वो रूम में गया हुआ है ड्रेस चेंज करने। फिर सूजी जब यहाँ पर आती है तो शियन उसे कहता है कि तुम मेरा ड्रेस उतारने में हेल्प कर दो क्योंकि मेरे हाथ में तो चोट लगी हुई है। फिर सूजी इसे टच करने लगती है तो वो सोचती है कि लगता है मुझे जानबूझ के सेड्यूस कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो जब अपना शावर लेकर बाहर आता है तो सूजी सोच रही होती है कि अब हमारे बीच में कितना कुछ हो चुका है तो मुझे भी अब कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। फिर वो उसे मेडिसिन वगैरह लगा देती है और नेक्स्ट डे फिर वो स्टूडियो में इसी बारे में सोच रही होती है और तभी जैसे उसकी एम्प्लॉय यहाँ पर आती है तो वो उसे पूछती है कि आखिर किसी मैन को चेस कैसे करे। तो फिर इसकी एम्प्लॉय कहती है कि बॉस आपकी तो शादी हो चुकी है ना और आपके हस्बैंड मिस्टर शियन है और शी ग्रुप कंपनी के सीईओ हैं, तो आखिर आप उन्हें कैसे चीट कर सकती है। सूजी कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो, एक्चुअली मैं उसे ही चेस करना चाहती हूँ। तभी इतने में यहाँ पर इसकी टीचर का जो वो निफ्यू लू होता है वो ये सुन लेता है और सूजी से कहने लगता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि वो मिस्टर शियन है। तो फिर इसे बताने लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड की एक फ़र्स्ट लव थी, मेरी कज़िन जो कि उसी के कॉलेज में पढ़ती थी उसने मुझे बताई है और मैंने सुना था कि उस लड़की के चक्कर में शियन ने आज तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया और वो आज तक उसे याद करता है। और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं शियन के भाई चैन को ही कॉल करके पूछवा देता हूँ। और फिर ये चैन को कॉल करके उसे शियन के बारे में पूछता है कि क्या वो अभी भी अपनी उस सीक्रेट क्रश को ही पसंद कर रहा है। तो फिर चैन बताता है कि अब मेरे भाई के पास मेरी सिस्टर इन लॉ है जो कि बहुत ही अमेजिंग है और भाई तो बहुत ज़्यादा खुश है। फिर सूजी भी सुनकर खुश हो जाती है। इसके बाद वो शियन के साथ जब घर पे होती है तभी दोनों ही साथ में एक दूसरे को हक करके सोते हैं। तभी शियन तो यहाँ पर सूजी को हक करके सोने लगता है और वो सोचती है कि काश हम लोग ज़िंदगी भर ऐसे ही रहे तो कितना अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ घर पे सूजी की पूरी फैमिली आए होते हैं और सूजी अपने भाई हान को देखकर कहने लगती है कि आप लोग निकलो यहाँ से। तो फिर शाओ कहती है कि आखिर तुम अपने भाई और फैमिली के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, उन्हें माफ़ कर दो और घर आ जाओ। फिर सूजी की मॉम और डैड भी कहने लगते हैं कि हम तुम्हें वापस घर ले जाने के लिए आए। तो सूजी कहती है कि एक्टिंग करना बंद करो और वैसे भी मैंने आपकी फैमिली के साथ रिश्ते कट कर लिए तो मुझे यहाँ पर अपनी बेटी बनाने की सोचना भी मत। फिर सूजी के डैड कहते हैं कि हम तुम्हें कोई यूज़ करने के लिए नहीं लेके चल रहे बल्कि हम तुम्हें फैमिली प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, वो भी पूरे 15% शेयर। तो शाओ सोचती है कि ये लोग कितने ख़राब है, मुझे तो सिर्फ 5% दे रहे हैं और इसे 15। फिर हान कहता है कि सिस्टर अब प्लीज़ माफ़ कर दो हम लोग को और वापस हमारे साथ घर चलो। सूजी कहती है कि चलो आप लोग चाहते हैं ना मैं आप लोग को माफ़ करूं तो मेरी शी फैमिली में शादी होने दो। तो फिर डैड कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रही हो, तुम्हें मैं ये सब दे रहा हूँ ना तो तुम अपनी सिस्टर को शी फैमिली में शियन के साथ शादी करने दे दो। तो सूजी गुस्सा होकर कहती है कि अब आप लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे आप लोग से कोई बात नहीं करनी। फिर शाओ को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आती है और ये कॉल करके सूजी की फैमिली का एक्सीडेंट करवाने का बोल देती है। फिर इसके बाद ही सभी को चोट लग जाती है और ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं और शाओ यहाँ पर इन लोग को ये बताती है कि उन लोग को एक्सीडेंट करवाने के पीछे असल में सूजी का हाथ है। तो ये लोग इसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और सूजी को यहाँ पर बुलाते हैं बात करने के लिए और फिर उसे चिल्लाने लगते हैं। सूजी ने तो पहले ही पता लगा ली होती है और वो इन लोग को बताने लगती है कि इस एक्सीडेंट के पीछे शाओ का हाथ है, उसी ने गुंडों को हायर करी थी। तो भी ये लोग यकीन नहीं कर रहे होते हैं। तो फिर शियन उस ड्राइवर को यहाँ पर बुला लेता है जो कि सच बता देता है कि उसे ऑर्डर देने वाली असल में शाओ है और वो इन लोग को कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना देता है। तो फिर जाकर सूजी के मॉम डैड को अब यकीन होता है। फिर लोग शाओ को चिल्लाने लगते हैं कि हमने तुम्हें इतना अच्छे से ट्रीट किया, तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह रखा और तुमने हमें मारने की कोशिश की। तो फिर ये लोग को चिल्ला कर कहती है कि तुम लोग झूठ मत बोलो, अगर तुम लोगों ने मुझे इतनी सगी बेटी माने होते तो फिर आखिर मुझे 5% और अपनी इस बेटी को 15% क्यों। फिर यहाँ से सूजी तो चली जाती है और ये लोग यहाँ पर शाओ को चिल्ला ही रहे होते हैं। तो फिर शाओ इन लोग को धमकी देती है कि तुम लोग मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते हो, आखिर अब सूजी की तो शादी हो चुकी है और शी फैमिली के साथ अब किसी की तो इंगेजमेंट करानी है, तो फिर मेरे अलावा तुम लोग के पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
तो फिर इन लोग को मानना ही पड़ता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजी और शियन यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और शियन सूजी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है कि वो उसे कितना ज़्यादा लाइक करता है। तो फिर सूजी भी बहुत खुश होती है और फिर दोनों ही साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये दोनों एक ऑक्शन पार्टी में गए होते हैं जहाँ पर शाओ भी आई होती है और वो सभी लोग को ये बता रही होती है कि वो शियन की फियांसी है। पर तभी इतने में शियन यहाँ पर सूजी के लिए आया होता है और उसके लिए बहुत ही महंगा नेकलेस खरीद लेता है और सभी के सामने उसे किस करते हुए कहता है कि ये उसकी वाइफ के लिए। फिर सभी लोग को पता लग जाता है कि शियन की तो असल में शादी भी हो चुकी है और उसकी वाइफ तो सूजी है। शाओ ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और फिर वो सोच लेती है कि वो सूजी को छोड़ेगी नहीं, वो उसे मारने के लिए जाती है। पर इतने में आकर सूजी को बचा लेता है और उसे चोट लग जाती है और वो यहाँ बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ पर सूजी की फैमिली शाओ को चिल्लाने लगते हैं कि वैसे कैसे कर सकती है और फिर पुलिस यहाँ पर शाओ को अरेस्ट करके लेके जाते हैं और सूजी भी अपनी फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करती है और वो लोग की यही सज़ा होती है कि उनकी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सूजी और शियन यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और साथ में लाइब्रेरी गए होते हैं और तभी सूजी को शियन के बारे में सब पता लग जाता है और वो उसे पूछती है कि तुम मुझे कब से लाइक करते हो। तो वो भी उसे क्लियरली बता देता है कि मैं तुम्हें 8 साल से लाइक करता हूँ। फिर वो सूजी को बताने लगता है कि 8 साल पहले कार एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड की मौत हो गई थी और उस वक्त तुम वहाँ पर आई थी और तुमने मेरी जान बचाई थी और मैं तब भी से ही तुम्हें लाइक करता हूँ। सूजी तो ये जानकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर इसके बाद दोनों यहाँ साथ में कार में होते हैं और सूजी शियन को थैंक्स करने लगती है कि उसने उसके लिए कितना कुछ किया है और उसी ने उसकी स्टडी में स्पॉन्सर भी किया था। और फिर दोनों यहाँ पर किस कर रहे होते हैं और इसके साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।